ठीक है। तो अभी क्या होता है कि कई बार हमें अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को रीयूज करना होता है। ठीक है, बार बार रीयूज करना होता है सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को और उसके रिजल्ट्स को। अब उसको करने के लिए हमें दो तरीके हैं, या तो सीटी बनाएंगे या तो हम व्यूज बनाएंगे, राइट। सो सबसे पहले तो हम डेटाबेस को वही यूज हो चुका है। तो मान लो कि मेरे पास कोई ऐसा सेलेक्ट स्टेटमेंट है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज। ठीक है, ये मुझे क्या देगा, सारे मूवीज का पूरा लिस्ट दे देता है। मान लो कि मुझे क्या करना है, सिर्फ मूवी आईडी चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद जो टाइटल है वो चाहिए। एंड चलो मान लो कि अभी के लिए सिर्फ इतना चाहिए मुझे। ठीक है, और इसमें भी मुझे एक एडिशनल कंडीशन ये लगानी है कि वेयर मूवी आईडी इन सेलेक्ट स्टेटमेंट, इसमें फिर से लगाएंगे सेलेक्ट मूवी आईडी फ्रॉम जॉनर। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन ये लगा रहे हैं, वेयर जॉनर इक्वल टू एक्शन, या मान लो इन एड एक्शन एडवेंचर, ऐसा कुछ कुछ। ठीक है, मतलब कुछ कुछ जॉनर से रिलेटेड, एक्शन, एनिमेशन एंड कॉमेडी। ठीक है, तो ये हमें एक लिस्ट देगी मूवी आईडीज की, जिसमें वही मूवी आईडीज होंगी जिसमें जिनका जॉनर एक्शन एनिमेशन या कॉमेडी है। ठीक है, फिर इसको, ये पूरे लिस्ट को मैंने पास कर दिया इस इन कंडीशन में, तो ये क्या करेगा, हमारे इस सेलेक्ट स्टेटमेंट को फिर फिल्टर कर देगा सिर्फ उन्हीं मूवी आईडीज के लिए जो हमें पहले लिस्ट में मिल गई। ठीक है, अब इससे मुझे एक रिजल्ट आएगा ये वाला। तो ये मेरे को सिर्फ मूवी आईडी और मूवीज के नाम देगा जो इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में अवेलेबल है। ठीक है, मान लो कि ये मुझे स्टेटमेंट को फिर से रीयूज करना है कहीं और, किसी और स्टेटमेंट पे। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ करना है, तो मान लो कि इन सभी मूवी आईडीज से रिलेटेड मुझे वो चाहिए, इनकी अर्निंग कितनी है ये निकालना है मुझे, सपोज। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं बार बार इसको दोबारा से हर स्टेटमेंट में यूज़ करना चाहता हूँ, या फिर तुरंत मेरे को फट से देखना है कि अच्छा, कि और क्या क्या इसमें यूज़ हो सकता है, मतलब कि फ्यूचर और कुछ स्टेटमेंट अगर लिख रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे फिर से अगर यही जॉनर्स के फिर से मुझे कुछ कुछ इनके मूवी आईडी और नाम मेरे को फिर से निकालने हैं, कुछ पर रिजल्ट देखना है, तो दोबारा से मुझे फिर से यही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, है ना, है कि नहीं, दोबारा से यही यस सर। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। हाँ, यस तो सर। अगर अगर मैं इसको दो तरीके से रीयूज कर सकता हूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक सीटी बना सकता हूँ। ठीक है, सीटी कैसे बनाएंगे, विथ, और सीटी का कोई नाम होगा इसमें। ठीक है, तो मैंने बोला कि सीटी माई सीटी मूवीज, सपोज कुछ भी नाम दे दिया मैंने, एंड एज लिखेंगे, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो अपना क्वेरी है वो मेंशन कर देंगे ऐसे। ठीक है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे फाइनली क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सीटी अंडरस्कोर मूवीज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अकेले इस स्टेटमेंट को चलाऊंगा तो इसमें एरर आएगा, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। क्यों, क्योंकि सीटीई जो है वो सिलेक्ट स्टेटमेंट का पार्ट होता है, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो सीटीई बनाने से फायदा क्या है, तुम्हारा जो एक्चुअल सिलेक्ट स्टेटमेंट है यानी कि ये वाला, इसका कोड क्लीन हो जाता है, क्योंकि ये पूरा जो सीटीई मूवीज का जितना भी कोड था वो सारा हमने यहाँ पे अलग से एब्स्ट्रैक्ट करके लिख दिया है, अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका लॉजिक अलग से आ गया और ये मेरा सेलेक्ट स्टेटमेंट अलग से आ गया। इसको मैं फिर फर्दर अलग से जो जैसा चाहे करना चाहूँ कर सकता हूँ। उसके फिर इसमें यहाँ पे सपोज मान लो मैं कर सकता हूँ, जॉइंट्स लगाने हैं मुझे, वेयर क्लॉज लगाना है, किसी और टेबल से सब क्वेरी लगाना है, कुछ करना है, तो मैं ये अपना सब ये सेलेक्ट स्टेटमेंट अलग से चलेगा, समझ लो। बट इसमें डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पे एक टेबल की जगह एक कस्टम सेलेक्ट स्टेटमेंट को ही पूरा पूरा हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब अगर सीटी नहीं होता तो कैसे करते तुम, इसको हटाते हैं हम यहाँ से, हमें ये यहाँ से पूरा सिलेक्ट स्टेटमेंट ऐसे लिखना पड़ता, और ऐसे यहाँ पे ये प्रोवाइड करना पड़ता कुछ इस तरह से कि सिलेक्ट स्टार मतलब फ्रॉम। ये जस्ट कहने का मतलब सर, जस्ट लाइक हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, अब इसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं।
हाँ, लेकिन CTE को तुम एक उसी सिलेक्ट स्टेटमेंट में यूज कर सकते हो जिसके ऊपर तुमने उसको डिफाइन किया है, क्योंकि CTE एक सिलेक्ट स्टेटमेंट का पार्ट है। ठीक है। हाँ, तो अभी मैं कह रहा था कि सब क्वेरीज तो समझ में आया था कि एक क्वेरी के अंदर एक क्वेरी, राइट। तो हम एक सब क्वेरी जो है वो क्या होता है, एक सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है जो क्या करता है, टेबल रिटर्न करता है। एक कॉलम हो सकता है, दो कॉलम हो सकते हैं, तीन कॉलम हो सकते हैं। ये वाला सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है ये हमें कितने दो कॉलम रिटर्न कर रहा है, जैसे है ना। अगर मैं यहाँ पे स्टार कर दूंगा तो ये को बहुत सारे कॉलम देगा। तो ये पूरा सिलेक्ट स्टेटमेंट एक टेबल रिटर्न कर रहा है, टेबल जैसा रिजल्ट। इस पूरे चीज को, सिलेक्ट स्टेटमेंट को एज अ टेबल यूज कर सकता हूँ। कैसे? पूरी चीज को एज अ सब क्वेरी बना के फ्रॉम में टेबल नेम की जगह सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख देंगे। अब क्योंकि टेबल का कुछ नाम होना चाहिए तो सिलेक्ट स्टेटमेंट को एक एलियास करके एज टी करके कुछ नाम दे देंगे, या फिर ये टी एज नहीं भी लिखोगे तब भी सेम चीज है। ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्वेरी को चलाऊंगा तो इससे भी मेरा सेम रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ये वाला टेबल जो कि एक्चुअली में क्या है, एक सिलेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि एक सब क्वेरी। अब इससे क्या हुआ, मेरा ये वाला जो सिलेक्ट स्टेटमेंट हो गया काफी गंदा दिखने लग रहा है। मतलब अभी तो सिंपल है, इसके अंदर और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, तो ये मेन सिलेक्ट स्टेटमेंट काफी कॉम्प्लेक्स दिखने लगता है और समझने में, रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम होती। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये मत करो, इसको हटा दो और इसको एक CTE में अलग से डिफाइन कर दो, और ऐसा जितना भी कस्टम सब क्वेरीज होंगे, कुछ भी होगा, उसको CTE में बना के रख दो। ठीक है। ऐसे एज करके फिर ये ब्रैकेट में डाल दिए, और उसके बाद जहां पे हमने सब क्वेरी लिखी थी उसकी जगह में बस CTE को कॉल कर दो। तो उससे क्या हुआ, मेन सिलेक्ट स्टेटमेंट क्लीन हो गया है कि नहीं। ये कहाँ, और वो पहले जो ये पूरा चीज लिखा हुआ था सिटी मूवीज की जगह में, वो कहाँ, डिफरेंस समझ में आया? तुम्हारा यस सर। कोड क्लीन करने के लिए काम आएगा। ठीक। अब मुझे अगर इस CTE को यूज करना है, कैसे करूंगा, इस सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ इसको रन करना पड़ेगा, ऐसे। अब ऐसे ही फिर तुम क्या कर सकते हो, एक से ज्यादा CTE यूज कर सकते हैं हम। कैसे? इस सेलेक्ट स्टेटमेंट में सपोज मान लो यहाँ पे मुझे अभी ज्वाइंस हमने करे नहीं है, मान लो कि मुझे करना है एफ ज्वाइन CTE 2 या कुछ दूसरा सब क्वेरी है, और उस सब क्वेरी के साथ मुझे इस सेट सब क्वेरी को ज्वाइन करना है। सपोज अभी ज्वाइंस नहीं किए, बट ऐसा सिंटैक्स होता है, मैं बाद में बताऊंगा। मान लो कि ज्वाइंस होते क्या है, एक टेबल को दूसरे टेबल से ज्वाइन करना। अब टेबल क्या होता है, एक सेलेक्ट स्टेटमेंट भी हो सकता है, यानी कि एक टेबल रिजल्ट भी हो सकता है, यानी कि एक CTE को दूसरे CTE से ज्वाइन कर सकते हैं, या एक टेबल को दूसरे टेबल से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसको मैं अर्निंग से ज्वाइन कर सकता हूँ, या इसको फिर से किसी सब क्वेरी में यूज कर सकता हूँ, वेयर क्लॉज में यूज कर सकता है ना। तो ये एक CTE है। अब एक और CTE के साथ मुझे करना है, तो वो CTE मुझे एक ही सिलेक्ट, CTE तो सिलेक्ट स्टेटमेंट का पार्ट होगा, सेम सिलेक्ट स्टेटमेंट में अगर मुझे एक और CTE बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जहाँ पे पहला CTE बना एज के बाद यहाँ से यहाँ तक, ये एक CTE हो गया। फिर कॉमा लगाओ और यहाँ पे एक नया CTE लिखो, CTE_, जो भी कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है। जैसे टेबल नेम का नेम फॉलो करते हैं हम, वैसे ही रूल इसमें फॉलो करेंगे, नया नेम एज, फिर से यहाँ पे उसका डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन होगा यहाँ पे एक सिलेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। क्लियर? मल्टीपल CTE कैसे डिफाइन करेंगे, समझ में आया? मान लो यही करना है मुझे। ठीक है। CTE_एक्शन एनिमेशन कॉमेडी। ठीक है। एज दिस। क्लियर? तो अब यहाँ पे मैं CTE मूवीज को यूज कर सकता हूँ और इसको भी यूज कर सकता हूँ इस सिलेक्ट स्टेटमेंट में। क्लियर हुआ? अब ये क्या है, ये परमानेंटली नहीं है, ये मतलब अगर मैं, ये जब ये सिलेक्ट स्टेटमेंट के स्कोप के अंदर ही रहता है, उसके बाहर नहीं जाता। ठीक है। लेकिन अगर मान लो मुझे ये रिजल्ट जो आया है यहाँ पे, इससे जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, ये जो रिजल्ट आ रहा है, इसको यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं। ये जो रिजल्ट आ रहा है इसको मुझे परमानेंटली अपने डेटाबेस में यूज करना चाहता हूँ मैं बिना किसी सिलेक्ट स्टेटमेंट का पार्ट लिखे भी मैं अलग से यूज कर सकूँ, रीयूज कर सकूँ परमानेंटली। तो हम क्या करेंगे, पूरे सिलेक्ट स्टेटमेंट को क्यों एज अ बनाएंगे? व्यू सेव कर देंगे। हाँ, तब व्यू बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सिलेक्ट स्टेटमेंट जैसा है वैसे ही रहने दो, बस इसकी स्टार्टिंग में लिख दो क्रिएट व्यू, और उसके बाद फिर व्यू का नेम दे दो यहाँ पे कुछ, जैसे मान लो माई मूवीज, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। एंड एज लिख दो बस। इससे क्या होगा, तुम्हारा एक नया व्यू बन जाएगा। अब ये व्यू करता क्या है, ये क्वेरी को रन करके इसका रिजल्ट सेव नहीं करता। मतलब
फ्यूचर में अगर मेरे मूवीज टेबल में कुछ नई मूवीज आ गई, कुछ आ गया, तो उस समय भी अगर मैं माई मूवीज से डेटा फेच करूंगा तो मुझे नया डेटा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्वेरी को सेव करता है। अब ये क्वेरी जब जिस समय रन होगी उस समय का रिजल्ट देगी। मतलब ये क्रिएट व्यू करने में तो 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। अब फ्यूचर में यूज कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई मूवीज। ठीक है। अब ये जब इसको रन किया तब क्या हुआ कि माई मूवीज के अंदर से ये क्वेरी निकल के आई और यहाँ पे जाके यहाँ पे पेस्ट हो गई। तो इससे है मेरा कोड चला एक्चुअली। ठीक है। बात समझ में आया? क्लियर जी हुआ? सर। तो ये एक्चुअली में हुआ ऐसे। बट डिफरेंस क्या हुआ कि अभी मेरा कोड इससे क्लीन भी हो गया और मेरे को इस क्वेरी को रीयूज करने का परमानेंट स्टोरेज भी मिल गया। ठीक है। अब मान लो फ्यूचर में तुम्हारा कोड में चेंज हुआ, मान लो अभी तुम्हें सिर्फ एक्शन मूवीज को ही अपने मूवीज में कंसिडर करना है। तो अब तुम्हारा माई मूवीज का डेफिनेशन चेंज हो गया है। ठीक है। अब ये कैसे करना है? मतलब डेटाबेस में तो पुराना स्टेटमेंट सेव्ड है ना, उसको बदलना है तो कैसे करेंगे? हम करेंगे ऑल्टर। ठीक है। तो अल्टर का यूज करेंगे सर। ऑल्टर ऑल्टर यूज करने से हमारा जो क्वेरी सेव्ड है व्यू के अंदर, व्यू के नेम के अंदर, वो डेफिनेशन ओवरराइट हो जाएगी। किससे? इस जो नया वाला होगा। फिर इसे अल्टर लिखेंगे तो ये रन हो जाएगा। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, हमें याद नहीं है कि हमारा व्यू बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। मान लो मूवीज टू नहीं बना हुआ है तो उसमें मैं अगर अल्टर यूज करूंगा तो बोलेगा मूवीज टू नॉट फाउंड। ठीक है। इस केस में क्या करना है? हमें लिखना है क्रिएट और अल्टर। ठीक है। तब ये क्या करता है? अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्रिएट कर देगा, और अगर एग्जिस्ट करता है तो ओवरराइट कर देगा। ठीक है। क्रिएट और ऑल्टर लाइक दिस। तो मैं इसको जितनी बार भी रन करूँ, वो बेसिकली क्या करेगा? दो चीज़ें करेगा। चेक करेगा कि है कि नहीं है। अगर है तो ऑल्टर चलाएगा, नहीं है तो क्रिएट चलाएगा। ठीक है। क्लियर? रेफरेंस W3 स्कूल्स। तो यहाँ पे अगर टॉपिक्स में देखोगे, जॉइंस बचा हुआ है हमारा। ठीक है। ग्रुप बाय हैविंग ये सब हम कर चुके हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट हो चुका है, नल फंक्शन हो गया है। ठीक है। स्टोर्ड प्रोसीजर बचा है, एडिशनल टॉपिक, और केस स्टेटमेंट बचा हुआ है। केस स्टेटमेंट मैं आगे बता दूंगा। और बाकी सारे ऑलमोस्ट टॉपिक्स हो चुके हैं, जॉइंट्स और केस स्टेटमेंट। और कुछ एडवांस फंक्शंस हैं यहाँ पे प्राइमरी की वगैरह के साथ मिलके। यहाँ पे नीचे में एडवांस फंक्शंस होगा ये रहा। ठीक है। कॉल है, सिर्फ नल, ये सब। तो ये कुछ एडवांस फंक्शन है। तो 4 टॉपिक बचे हैं, बाकी सारा हो चुका है। ठीक है। तब तुम्हारा काम ये है कि इससे रिलेटेड सारे जितने एक्सरसाइजेज हैं वो करो। एसक्यूएल एग्जांपल्स में जाओ, वो सारे देख लो, सारे कर लो। यहाँ पे अलग अलग हर टॉपिक वाइज एग्जांपल्स दिए हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स। ठीक है। फिर क्विज होगा, क्विज कंप्लीट करो। 25 क्वेश्चन होंगे इसमें शायद, हाँ। ये 25 क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं, अपने पेस में करो लेकिन करो ज़रूर। 25 पॉइंट आने चाहिए सबके। और एक्सरसाइज में जाके यहाँ पे जो जो टॉपिक खत्म हो चुके हैं उसके एक्सरसाइजेस करने हैं। स्टार्ट फ्रॉम वर्किंग्स। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का मेटा क्रिटिक, रन टाइम। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं। फिर ऐसे ही हमारे पास सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम जॉनर फिर करता हूँ मैं। इसमें यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे रिजल्ट्स होंगे जिसमें नल होगा। देखो, जॉनर में नल है, दिख रहा है? इसमें नल है, इसमें भी नल है। राइट। तो मान लो कि मुझे अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट में कुछ इफ एल्स जैसा कुछ करना है कि जब भी मेरा वैल्यू नल हो मैं कुछ और वैल्यू दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार को रहने देते हैं, उसके साथ हम क्या करेंगे, नया एक रिजल्ट लेते हैं। इफ एल्स कंडीशन जैसा लिखना है। तो इफ एल्स कैसे लिखते हैं? हमारे पास इफ एल्स नहीं होता, हमारे पास होता है केस स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे केस, जैसे इफ लिखते हैं ऐसे केस लिखा। केस के अंदर फिर कंडीशन बताओगे कि व्हेन, जब कोई कंडीशन कि मान लो जब जॉनर हमारा नल है, इज नल, तब मुझे क्या करना है? तब मतलब व्हेन। ठीक है। इसलिए तब मुझे एक वैल्यू रिटर्न करो जिसका नाम है अननोन। ठीक है। अब यहाँ पे तुम कुछ अलग सा एक लॉजिक भी लिख सकते हो। ये डेन के अंदर मैंने स्टैटिक में अननोन लिखा हुआ है। कुछ फंक्शन लगा सकते हो, दूसरा कॉलम यूज कर सकते हो, मूवी आईडी यूज, कोई दूसरा कॉलम यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक और सेलेक्ट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे जो भी चीज यूज करोगे वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। इसके अंदर तुम एक और केस स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, मतलब नेस्टेड इफ जैसे। ठीक है। अभी के लिए हम इसमें अननोन लिखेंगे।
ठीक है, तो ये इफ जॉनर इज नल देन अननोन। ठीक है, एल्स, ठीक है, एल्स मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर नल नहीं है तो जो जॉनर की वैल्यू वही रिटर्न कर दो। ठीक है, खत्म, इफ एल्स खत्म हो गया। और जब इफ एल्स खत्म हो जाता है यानी कि केस स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा तो हमें क्या करना है, एंड करना है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये एंड स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट देखना कैसा आएगा। स्टार से तो हमारे दो कॉलम आ गए, लेकिन थर्ड वाला कॉलम क्या आया, एक इफ एल्स स्टेटमेंट का रिजल्ट यानी केस स्टेटमेंट का रिजल्ट। तो यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, जहाँ पे नल होगा ये वाला से, देखो यहाँ पे जॉनर की वैल्यू जब नल थी तो इसने अननोन रिटर्न किया। तो कॉलम नेम यहाँ पे नहीं आ रहा है बिकॉज वो केस स्टेटमेंट भी एक तरह का हमारा कस्टम कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अगर मुझे कॉलम नेम चाहिए तो जहाँ एंड लिखा है एंड के बाद में एज कुछ कॉलम नेम दे देते हैं यार इनकी, मतलब मॉडिफाइड जॉनर। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरा मॉडिफाइड जॉनर बन गया। ठीक है, क्लियर? मान लो अब मुझे करना है एलिफ। ठीक है, एल एफ करना है। तो एल एफ में मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे अगर एल एफ लिखना तो एक और वेन स्टेटमेंट, तो ये वेन इज बेसिकली और इफ, और जितनी बार वेन वेन लगाते जाओगे उतनी बार एल एफ एल एफ एल एफ एल एफ बनते जाएगा, और जब फाइनली कुछ नहीं देना तो एल्स। ठीक है, एल्स ऑप्शनल है, नहीं दोगे तो अपने आप वो नल ले लेता है उसकी जगह में। ठीक है, अगर नल नहीं एल्स पार्ट नहीं दोगे तो एल्स कंडीशन जब भी कोई फॉल कर रहा होगा वैल्यू में उस समय अपने आप नल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और वेन कंडीशन लिख सकते हैं कि वेन जॉनर इक्वल्स एक्शन, तो उस समय क्या करो, देन अपर केस में दिखाओ, मान लो सपोज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब ये मेरा मॉडिफाइड जॉनर अलग से उसका लॉजिक बदल गया। तो जब जब एक्शन आएगा तो कैपिटल लेटर में, एल्स में तो जॉनर ही है, और जब नल था तो उस समय अननोन आ गया, यहाँ पे नल नल ये रहा, नल के लिए अननोन। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से एल्स पार्ट हटा दूं तो देखना क्या होगा, क्योंकि एल्स पार्ट नहीं है यानी कि अगर जॉनर नल नहीं है, नल है तो अननोन आता है, एक्शन है तो अपर आता है, उसके अलावा होगा तो क्या होगा, देखते हैं चलो। देखो मैंने कहा था ना, अगर कुछ एल्स पार्ट नहीं है तो अपने आप नल आता है। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट्स यहाँ पे? नो सर। ठीक है, अब मान लो कि एक और कंडीशन लगानी है मुझे इसके अंदर कि अगर एक्शन है और उसके बाद लेट्स से इसको रन करते हैं, अम्म, मान लो एक और कंडीशन लगाना है ये इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे देन के बाद, ठीक है, कि अगर एक्शन जॉनर है, ठीक है, जॉनर एक्शन है, देन मैं अपर करना चाहता हूँ, बट उसके पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि इसके इफ के अंदर एक और इफ जैसा कंडीशन होगा, नेस्टेड इफ। यहाँ पे फिर से वेन लगा रहा हूँ कि एक्शन है एंड उसमें भी फिर यहाँ पे केस लगाना पड़ेगा फिर से। तो एक सिंगल केस स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ होता है, एक केस से लेके एंड तक एक सिंगल केस स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो ये पूरा एक इफ एल इफ जैसा एक पूरा सेट है, उसके अंदर एक और इफ अगर डालना है किसी एक इफ के अंदर तो फिर से एक और केस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो केस इसके बाद फिर से कि एक्शन है, बट उसके बाद फिर व्हेन हमारा मूवी आईडी जो है 1256 हाँ, मूवी आईडी इक्वल टू है हमारा 1256। तो मुझे क्या करना है, स्पेशल एक्शन सपोज कुछ ऐसा लिखना है मुझे। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं है तो जो नॉर्मल चल रहा था अपना वही दिखा देंगे। ठीक है, जॉनर इन अपर केस, तो इसमें आएगा एक्चुअली में एक्शन, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्शन कंडीशन के अंदर है, तो इसके अंदर में सिर्फ एक्शन ही आएगा, राइट? तो यहाँ पे ये आ जाते हैं देन, और यहाँ पे क्योंकि ये केस स्टेटमेंट मेरे को खत्म करना है तो यहाँ पे एक एंड स्टेटमेंट भी आएगा। ठीक है, इससे मेरा ये वाला केस स्टेटमेंट खत्म होगा, तो ये जो पूरा चीज़ है एक सिंगल वैल्यू देता है जो इस देन का पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो एल्स है, यहाँ पे ये वेन है, इसके बाद फिर इस वाले केस स्टेटमेंट का कोई एल्स स्टेटमेंट नहीं है, तो मुझे यहाँ पे इसको अगर एल्स दूंगा तो वो वाला एल्स चलेगा। अभी फिलहाल एल्स नहीं है तो यानी कि बाकी वैल्यूज के लिए नल आना चाहिए।
ठीक है, तो इसको रन किया। Now look at this. इस वाले के लिए एक स्पेशल कंडीशन आया जो एक्शन के अंदर फिर से एक और इफ चल के आया। ठीक है, केस स्टेटमेंट सबको समझ में आया, स्ट्रक्चर क्या होता है, रिवाइज करते हैं। सर ये थोड़ा ये नहीं समझ में आया कि ये नल क्यों दे रहा है अगर वो कंडीशन नहीं है तो। देखो, सिंपल लॉजिक हमारे पास, हमने लॉजिक में क्या लिखा, अगर जॉनर नल है तो अननोन दो। ठीक है, अगर जॉनर एक्शन है तो फिर से चेक करो कि मूवी आईडी 1250 है। हाँ, अगर है तो स्पेशल एक्शन, अगर नहीं है तो जो जॉनर है वही दे दो। ठीक है, बट ये जो केस स्टेटमेंट है ये मेरा इस कंडीशन के अंदर है ना, कि अगर मेरा एक्शन है तो ये वाला चीज़, राइट। तो अगर एक्शन ही है तो उसके बाद फिर अपर जॉनर में तो ये आएगा, तो ये खत्म हुआ। अब इसके बाहर वाले एक्शन में और कोई वैल्यूज हम लोग कंडीशन दे रहे हैं कि जॉनर नल है तो अननोन आएगा, एक्शन है तो ये कंडीशन चल के जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। एक्शन भी नहीं है और अगर नल भी नहीं है तो क्या आएगा, हमने मेंशन किया कहीं पे, बाय डिफॉल्ट नल आएगा, क्योंकि वो तो इस वाले बाहर वाले केस स्टेटमेंट का एल्स पार्ट है ना। ठीक है, चलो मैं इफ एल्स में लिख के दिखाता हूँ, तुम लोगों को पाइथन से समझ में आएगा। मैंने बोला इफ जॉनर इज नल, ठीक है, तो इसमें मैंने बोला अननोन। ठीक है, ठीक है, फिर मैंने बोला एल इफ जॉनर इक्वल टू एक्शन, इसमें मैंने फिर बोला इफ मूवी आईडी इक्वल टू 12560। ठीक है, इसमें मैंने बोला अगर ये है तो स्पेशल एक्शन। ठीक है, देन इसके फिर एल्स में मैंने बोला जो भी जॉनर की वैल्यू है, एंड इसके बाहर मैंने इसको बस खत्म कर दिया, इसका कोई इस वाले इफ एलिफ का मैंने कोई एल्स पार्ट नहीं दिया। तब क्या आएगा, जब जॉनर नल है तो अननोन आएगा, जब एक्शन है तो ये एक और बार चेक लगाएगा कि मूवी आईडी क्या है, अदरवाइज जो जॉनर वैल्यू यानी कि एक्शन। लेकिन एक्शन और नल के अलावा कोई वैल्यू होगी तो उसके लिए क्या आना चाहिए इसमें, उसको तो कभी इवेल्युएट ही नहीं करेगा ना। अब समझ में आया अभी स्ट्रक्चर क्या है, केस के बाद व्हेन होना चाहिए, व्हेन के बाद कोई कंडीशन होनी चाहिए, उसके बाद फिर देन होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद फिर तुम कोई वैल्यू दे सकते हो, कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हो, एनी स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट स्टैटिक वैल्यू भी हो सकती है, फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जितने चाहो तुम ऐसे व्हेन स्टेटमेंट लगा सकते हो। ठीक है, फाइनली लास्ट में क्या होगा, ऑप्शनल जो है एल्स पार्ट। ठीक है, ये ऑप्शनल है तो स्क्वायर ब्रैकेट में लगा देना। ओके, देन फाइनली जब पूरा केस स्टेटमेंट खत्म हो जाए तो एंड लगना चाहिए, बस ये पूरा इसका स्ट्रक्चर सिंटैक्स है। ठीक है, क्लियर। ओके, यस सर। Yes, sir. एनी डाउट्स। No, sir. ठीक है, सो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं क्योंकि आज बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो तुम लोग असाइनमेंट वगैरह जो भी मैंने बताया वो कर लेना, एक्सरसाइज। ठीक है, तो सर एक चीज पूछना था, हाँ पूछो। जो सर ये सीक्वल का हम लोग ये कर रहे हैं, तो क्या कोई उस पे सर्वर पे भी आप बताएं क्या, जैसे उसका AWS हो गया या देखो सब Azure हो कुछ गया। सेम है, कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, सब सेम है। यूज़ तुम यही करोगे, करना कुछ अलग नहीं है, बस चेंज क्या होगा जब कनेक्ट करते हो, तो कनेक्ट करते समय यहाँ पे सर्वर नेम में तुम्हारा जो AWS का सर्वर नेम होगा वो आ जाएगा, जो एक बड़ा सा URL जैसा होगा या फिर IP एड्रेस होगा। बाकी ऑथेंटिकेशन का मेथड जो वहाँ पे दिया होगा वो यूज़ करना है, यूज़र नेम पासवर्ड। कनेक्ट करने सर के एक बार बाद सब उसका सेम है। लास्ट में एक बार डेमो करा दीजिएगा कि कैसे मैं अभी करा कनेक्ट देता हूँ ना, करें। अभी करा देता हूँ, देखो। तो यहाँ पे मान लो मुझे करना है इससे कनेक्ट, ये एक एजोर का कोई डेटाबेस है। ठीक है, तो सर इसका आपकी यूजर, वॉइस इको हो रही है। अभी आ रही है वॉइस। हाँ बेटा। हाँ, यस किसी सर। और का ऑन था स्पीकर। ठीक है, तो मान लो कि अभी मुझे कनेक्ट करना है ये एक मेरे पास
दो मतलब सर्वर है, ठीक है। एक एजोर का है, दोनों ही एजोर के हैं। अगर AWS होता तो उसका भी कुछ ना कुछ यूआरएल आता, बस यूआरएल बदलेगा और कुछ नहीं, ठीक है। या फिर आईपी एड्रेस भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, सर्वर नेम में जाके बस अपना यूआरएल को चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये था। अब जब भी तुम AWS या एजोर लोगे तो उसके पोर्टल पे उन्होंने दिया होगा कि कनेक्ट कैसे करना है, यूजर नेम पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो इसमें लॉगिन करने के मेथड में एक मेथड था एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, जिसमें यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, ठीक है। जब मैं कनेक्ट कर लूंगा, अगर मेरे पास एक्सेस होगा कनेक्ट करने का, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में बस तुम्हारा एक नया डेटाबेस सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर भी सेम चीज़ है, डेटाबेस है, सब कुछ है। इसमें भी कोड रन करना है तो बस वही न्यू क्वेरी करो, ठीक है। क्रिएट स्टेटमेंट लिखो, जो करना है सब करो यहाँ, ठीक है। बस कनेक्ट चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। जो एसक्यूएल मैंने बताई है वो एसक्यूएल रहेगी। बट हाँ, जो यहाँ पे अब तुम यूज़ करोगे इसको कनेक्ट करने के लिए, इसमें मोस्टली हम लोग TSQL वाली चीज़ें ही यूज़ करते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया, एजोर का कोई सर्वर हो गया, ठीक है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वाला एसक्यूएल, उसको हम ये यूज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर माई एसक्यूएल वगैरह कुछ ऐसा दूसरा है तो उसके लिए तुम्हारा आईडी इंटरफेस जो है वो बदल जाएगा। लेकिन सिर्फ कनेक्ट करने का मेथड में एग्जैक्टली सेम होता है। सर्वर नेम, यूजर नेम, डेटाबेस नेम, पासवर्ड, खत्म। चार चीज़ें चाहिए होती हैं। डेटाबेस नेम ऑप्शनल होता है, ठीक है। उसके बाद लिखना तुम्हें कोड किसी ना किसी IDE में ही होगा, यानी कि या तो इसको SSMS में होगा, या तो माइस्क्वेल वर्कबेंच में होगा, या तो कहीं तुम नोटपैड में करोगे, या तो पाइचाम में करोगे। तुम्हारा बस इंटरफेस चेंज होगा। कनेक्ट तुम वैसे ही करोगे, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस ऑप्शनल, ठीक है।